नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना चैप्टर एटॉमिक एंड मोलेकुल्स का पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे सब सेल के बारे में। सब सेल मतलब उपकोष। तो हम जानेंगे कि उपकोष क्या होता है। तो हमारा जो प्रत्येक कोष होता है ना, सेल, जैसे प्रत्येक सेल के अंदर सब सेल होते हैं। प्रत्येक सेल के अंदर सब सेल होते हैं। और ये जो एक सेल होता है ना, वो कई उपकोषों या सब सेल में विभाजित होता है, जिन्हें हम एस, पी, डी और एफ अक्षरों से दर्शाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। तो जो ये सब सेल होता है एस पी डी एफ, जिनको हम एस पी डी एफ से डिनोट करते हैं, तो एस में जो एस सब सेल में होता है ना, वो एक ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सब सेल्स में होता है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सब सेल्स में होता है, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जबकि एफ सब सेल होता है, उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये ऑर्बिटल्स होते का क्या है? तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में ही रहते हैं। दोस्तों, ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है कि जिसमें ये एक सर्कुलर, ये जो है ना, ये एक सर्कुलर शेप होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और ऑर्बिटल्स जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसे ही ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जो दोस्तों ये जैसे अपना सब सेल है, तो एस सब सेल्स होता है ना, इसका जो अपना शेप होता है ना, वो स्फेरिकल होता है, मतलब गोलीय। आप देख सकते हैं। और जो अपना पी ऑर्बिटल्स होता है, पी सब सेल्स होता है, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसका जो शेप होता है ना, वो डम्बल होता है। डम्बल, डम्बल आप लोग समझते ही हैं। डम्बल जिसको हम लोग एक्सरसाइज करते समय इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, शेप बिल्कुल डम्बल की तरह ही आप लोग को दिख रहा होगा। और ये जो डी शेप होता है ना, ये डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल होता है। डबल डम्बल, डबल डम्बल, एक इधर से हो गया और एक इधर से हो गया। ठीक है। और एफ शेप होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एफ शेप जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो शेप होता है। अब जैसे हम जानेंगे कि जो अपना ऑर्बिट होता है, जिसको हम के, एल, एम और एन के रूप में जानते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं जिसको हम के, एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा के सेल होता है ना, के सेल, उसमें कितने सब सेल, जैसे क्या है ना कि सेल के अंदर होते हैं सब सेल। तो सब सेल को हम लोग डिनोट करते हैं एस, पी, डी और एफ से। जबकि सेल को हम लोग डिनोट करते हैं के, एल, एम और एन। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सेल के अंदर होते हैं सब सेल, सेल के अंदर होते हैं सब सेल। तो सेल को हम लोग के, एल, एम, एन, ठीक है। तो के जो सेल होता है ना, उसके अंदर एक सब सेल होता है, एस। एस क्या है? सब सेल। और इसमें एक ही क्या होता है? सब सेल होता है। दूसरे कोष में एस और पी होता है। तीसरे कोष में एस, पी और डी होता है। चौथे कोष में एस, पी, डी और एफ होता है। इसके आगे के अभी खोज नहीं हुआ। हालांकि एफ के आगे जी होता है, एफ के बाद जी भी आता है, लेकिन अभी उसकी खोज नहीं हुई है। तो हम यहीं तक, और हमें वैसे पढ़ना भी यहीं तक है। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि जैसे दोस्तों एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट होता है ना, उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जैसे एस में, एस जो सब सेल है, उसमें कितने होते हैं? एक सेल, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। और एस के पास एक सब सेल होता है। तो जैसे एस हो गया,
और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2। तो हमने ऐसे 2 बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी, तो पी में एस में 1 और पी में 3 हमने ऊपर पढ़ रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एस में 1, पी में 3। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ना आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और ये आया कहाँ से है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, आगे चलेंगे तो ये जो है क्या है, दूसरे जो अपना दूसरे सेल में क्या होता है, 2 सब सेल होते हैं, एस और पी। ठीक है, तो एस में 1 ऑर्बिटल और पी में 3 ऑर्बिटल, 1 2 और 3। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इसमें कितने हो गए, 6। इसीलिए जब हम लिखते हैं ना 1s2 2p6, मतलब क्या है कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब जैसे है कि आप देखोगे अपना आ गया तीसरा सेल में एस, पी और डी। तो एस में 1 सेल, पी में 3 सेल और डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल और डी में 5 ऑर्बिटल, ठीक है, रह सकते हैं। और इसमें क्या है, एक सेल में आपको पता ही है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इसका मतलब हो गया कि डी में 10 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आ गया फोर्थ सेल में एस, पी, डी और एफ। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं सब में 2 इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ है। तो ये आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्या होता है क्वांटम नंबर? तो दोस्तों जो हमारा क्वांटम नंबर होता है ना, ये क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं अच्छे से और उसके टाइप्स भी समझेंगे। तो क्वांटम नंबर यह परमाणु के भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा और गतिविधि को बतलाती है। मतलब ये हुआ कि क्वांटम नंबर से ही हमें पता लगता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो किस सेल में और किस सब सेल में और किस कक्ष में उपस्थित है। ठीक है, ये हमें क्वांटम नंबर से ही पता लग सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, ठीक है, ये हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है। जैसे कि आप लोग सपोज कीजिए कि मतलब मान के चलिए ना कि आप अपने आप पे ले लीजिए। जैसे क्या है कि ये अर्थ है, ये अर्थ जो हो गया वो सेल हो गया, ठीक है। अब अर्थ पे जैसे आप लोग मान के चलो कि आप लोग मुंबई रहते हो, तो मुंबई वो हो गया आपका सब सेल। जो आपका जो मतलब घर हो गया वो आपका हो गया कक्ष, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो एग्जैक्ट, इससे क्या है कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकता है। जैसे क्या है, आप लोग कोई भी सामान ऑनलाइन बुक करते हो या कहीं पे कोई सामान भेजते हो, तो अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए पहले आप लोग स्टेट, उसके बाद सिटी, उसके बाद अपना मोहल्ले का नाम या घर का नाम या नंबर जो भी है वो आप लोग को डालना पड़ता है ताकि सामान एग्जैक्ट जगह पे पहुंच सके।
ठीक उसी प्रकार इसको समझें। तो क्वांटम नंबर को हम लोग 4 भागों में बांट रखे हैं। ये पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, जो कि कोणीय क्वांटम संख्या। और तीसरा है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो चलिए एक एक चल करके हम इसको समझते हैं, देखते हैं। पहला है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? सबसे पहले कि आप लोग जान जाइए कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नील्स बोर ने 1913 में दिया था। और यहाँ पे क्या है, एन इजकल टू 1 2 3 4, और ये इन्फिनिटिव तक हो सकता है। मतलब कि मान के चलिए कि इंटीजर नंबर, इसमें जो है ना एन इजकल टू 0 को हम लोग मेज़र नहीं करते हैं, एन इजकल टू 0 नहीं रखते हैं। तो इससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सेल में है। अगर एन इजकल टू 1 हुआ तो आप मान के चलिए ये पहले सेल में है, एन इजकल टू 2 हुआ तो मान के चलिए कि ये दूसरे सेल में है, और एन इजकल टू 3 हुआ तो ये तीसरे सेल में है, और एन इजकल टू 4 हुआ तो ये चौथे सेल में है। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए। मतलब के एल एम और एन, इसको हम लोग सेल, के एल एम और एन, इसको सेल से डिनोट करते हैं, सेल को डिनोट करते हैं के एल एम और एन को। तो एन इजकल टू 1 पहले सेल में ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा। दोस्तों एक चीज़ सोचिए कि जो अपना, जैसे मान के चलिए कि ऐसे हम लोगों ने, ये हो गया के एल एम और एन, ठीक है, के एल और एम और एन, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और इसकी शेप भी सबसे छोटी होती है। दूसरे सेल में रहेगा तो उसकी शेप भी बड़ी होगी और एनर्जी भी बढ़ेगा। तीसरा सेल होगा तो उसका शेप इससे बड़ा बड़ा होगा, और चौथे का इससे भी बड़ा होगा। मतलब ये हुआ कि एन इजकल टू 1 रखने पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटे सेल में होगा, और वहाँ पे एनर्जी बहुत कम होगी। एन इजकल टू 2 रखने पे वो थोड़ा सा बड़े सेल में होगा, उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होगी, जो सेल की साइज है वो थोड़ी सी बड़ी होगी पहले से, और यहाँ पे एनर्जी भी बढ़ता है। मतलब ये मान के चलिए कि एनर्जी भी बढ़ेगा और साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे इंटीजर नंबर हम एन इजकल टू 1 2 3 4 रखेंगे, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रॉन सेल का साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का सेल पता करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन का सेल का पता चलता है, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर? ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसमें क्या है, हम सब सेल के बारे में पता करते हैं। सब सेल के अंदर सब सेल होते हैं, और हमने आपको बताया ही है कि सब सेल को हम एस पी डी और एफ से डिनोट करते हैं सब सेल को। और तो जैसे मान के चलिए कि इसको हम एल से, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से जानते हैं। तो जब एल इजकल टू हम 0 रखेंगे, इसमें हम 0 से एल का मान 0 से रखना स्टार्ट करते हैं। तो एल इजकल टू जब 0 होगा तो ये एस सब सेल में होगा। ठीक है, किस में होगा? एस सब सेल में। और एल इजकल टू 1 रहेगा तो पी सब सेल में होगा। एल इजकल टू 2 होने पे डी सब सेल में होगा, और एल इजकल टू 3 रखने पे एफ सब सेल में होगा। तो
तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेल का पता चल गया और एजीमुथल क्वांटम नंबर से सब सेल का पता चल गया। एल का वैल्यू 0 रखने पे एस सब सेल, 1 रखने पे पी सब सेल, 2 रखने पे डी सब सेल और 3 रखने पे एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। इससे हमें पता चल गया। और दोस्तों ये जो है ना, ये समरफील्ड साहब ने इसको दिया था एजीमुथल क्वांटम नंबर को 1915 में। ठीक है। तीसरा है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो दोस्तों ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, इससे इसकी जो वैल्यू है ये हम -1 से +1 तक लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जो m की वैल्यू है अगर हम 0 रखते हैं, l = 0 रखते हैं, l = 0, तो ये क्या होगा, एस सेल में होगा, एस सब सेल में होगा। अगर l = हम 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे होगी, -1 0 +1, समझ गए, -1 0 और +1। तो एस में जो है वो 1 ऑर्बिटल्स हुआ और पी में जो है 1 2 3, पी में 3 ऑर्बिटल्स हुआ जो हमने ऊपर आपको दिखलाया था। ऐसे ही डी में जब l = 2 रखेंगे, l = जब 2 रखेंगे तो कैसे होगा, -1 नहीं -2 -1 0 1 और 2, 1 2 3 4 5। तो हम इससे कह सकते हैं कि डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसे ही जब l = 3 रखेंगे तो वो हो जाएगा -1 -3 -2 -1 0 1 2 3। मतलब ये हुआ कि एफ में 7 ऑर्बिटल्स रह सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। दोस्तों इसमें क्या है ना कि जब इलेक्ट्रॉन, इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसको हम +1/2 मान लेंगे और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो -1/2 मानेंगे। दोस्तों ये वैल्यू कहाँ से आया, ये इसका तो मतलब कुछ पता, इसका मतलब ये वैल्यू आया कहाँ से ये तो नहीं पता है। वो जो अपने बोर साहब है ना, उन्होंने इसको दिया था, अब उनको अच्छा लगा होगा या जो भी हो, कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो -1/2 इसको मानेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों इसमें दिया हुआ है nth सेल नंबर ऑफ सब सेल, n नंबर ऑफ सब सेल = n। अब इसको ऑर्बिटल्स का पता करने के लिए n² नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 2n²। फॉर सब सेल, सब सेल के लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है वो 2l+1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए 2 × 2l+1। जैसे कि मान के चलिए कि l = जब हम 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा और +1 = 2। l = जब 1 रखते हैं तो 2 + 1 यानी कि 3 × 2 = 6। मतलब एस सब सेल में 2 और पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर l = 0 रखें तो 1, l = 0 तो हो जाए 2 × 0 + 1 = 1, l = 1 तो हो जाएगा 2 × 1 + 1 = 3। मतलब ये हुआ कि
जब L इजकल टू 0 रखेंगे तो S सब सेल में एक ऑर्बिटल की संख्या 1। जब L इजकल टू 1 रखेंगे तो ऑर्बिटल की संख्या 3। तो हमने पीछे आपको बताया ही था, S में एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल तथा F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये सब यहीं से आया है। अब दोस्तों इसमें जो है ना, ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली के द्वारा, ये पॉली का अपवर्जन नियम, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पॉली ने बतलाया था कि पॉली के द्वारा 1925 में प्रस्तुत अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। मतलब ये हुआ ना कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फील होता है ना तो दूसरा इसके अपोजिट हो। मतलब ये जो एक सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और ये ऐसे और ना ही ऐसे। अगर ये होते हैं तो ये गलत होंगे, ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में फील होंगे। ठीक है, ये पॉली साहब ने अपने बतलाया था। अब हमारा है अफबाउ सिद्धांत। वैसे दोस्तों ये आप लोगों को पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं लाइटली बता देता हूँ इसको। अफबाउ सिद्धांत, अफबाउ सिद्धांत, इसको हम लोग बिल्डिंग ऑफ सिद्धांत भी बोलते हैं, बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं। और दोस्तों सबसे कम ऊर्जा किस ऑर्बिट में होता है वो तो आप लोगों को पहले ही हमने बताया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की साइज, ऑर्बिट की साइज बढ़ेगी ना तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो सबसे कम ऊर्जा होती है एस सब सेल के पास, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो वही अपने पहले में 1s, दूसरे में 2s और 2p, तीसरे में 3s, 3p और 3d, चौथे में 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, पांचवे में 5s, 5p, 5d और 5f, छठे में 6s, 6p और 6d, और सातवें में 7s और 7p। दोस्तों इसको जब हम जैसे इसको क्या करेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे कम एनर्जी, सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिट में पहले फील होता है। तो जब अफबाउ साहब ने ये सिद्धांत दिया था तो जैसे ये हो गया सबसे कम ऊर्जा वाला ऑर्बिट एस, उसके बाद 2s, 2p, हमने पहले इसके पहले पढ़ा भी है, उसको बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है। तो ये जो सिद्धांत है कि इलेक्ट्रॉन जो सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिट में प्रवेश करता है, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा जो ऑर्बिट, ऐसे हमने बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ा भी था, K, L, M और N। तो जैसे जैसे ये ऊपर इसका जो ऑर्बिट का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। मतलब ये कि ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा तो एनर्जी भी उसका बढ़ेगा। तो ये सिद्धांत जो है अपने अफबाउ सिद्धांत के नाम से जानते हैं अपन लोग, इसको बिल्डिंग ऑफ सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो एटम और मोलेकुल्स जो अपना चैप्टर है वो समाप्त हुआ। अब अगले दिन से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों हम फिजिक्स और बायोलॉजी का भी साथ साथ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक्स कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।